नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात और मैं हूं नगमा। 5 की बात में आज हमारा फोकस है नकली दवाओं पर या फिर ऐसी दवाओं पर जिनकी क्वालिटी चेकिंग नहीं हुई है और जिनसे नुकसान पहुंच सकता है और पहुंचा भी है। क्योंकि बीते दिनों दुनिया के कई देशों में भारत से बनी दवाओं पर सवाल उठाए गए, जैसे कि गाम्बिया में भारत से गया हुआ कफ सिरप, अमेरिका में आंखों की दवा और उज्बेकिस्तान में भी कफ सिरप को लेकर एक विवाद खड़ा हुआ। गाम्बिया, उज्बेकिस्तान में बच्चों की मौत तक हुई। इन सबको देखते हुए अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि दवाओं के निर्यात के पहले दवाओं की एक कायदे से टेस्टिंग हो, इसके लिए एक नीति बनाई गई है। विदेशों में दवाई निर्यात से पहले क्वालिटी चेकिंग की तैयारी हो रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और फार्मास्यूटिकल विभाग ने यह नीति बनाई है। नीति बनाने में डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड से भी सुझाव लिए गए हैं। विदेश भेजने से पहले रीजनल या फिर सेंट्रल लैब में दवाओं की टेस्टिंग की जाएगी। इसे लागू करने पर गंभीरता से विचार कर रही है सरकार। गाम्बिया, उज्बेकिस्तान और अमेरिका जैसे कई देशों में इसे लेकर सवाल उठे थे। भारतीय दवाओं पर सवाल उठने के बाद से एक नई नीति लाने पर विचार हो रहा था, क्योंकि अब तक कंपनियां दवाएं बनाने के बाद सीधे दवाइयों का निर्यात करती आई हैं। जैसे ही एक्सपोर्ट लाइसेंस मिल जाता है उसके बाद यहां अब तक क्वालिटी चेक नहीं होता था, लेकिन चूंकि इतनी सारे सवाल उठे इसलिए अब ये नीति बन रही है जिसमें निर्यात के पहले क्वालिटी चेकिंग की जाएगी। तो ये हम समझना चाहते हैं कि अब तक क्या होता था, अब क्या होगा। ये जो नीति नई बन रही है, इसके नहीं रहने से, अब तक जो ये नीति नहीं थी, इससे किस तरह का नुकसान हो रहा था। डॉक्टर विरांची शाह हमारे साथ हैं, जो अध्यक्ष हैं भारतीय ड्रग निर्माता संघ के। डॉक्टर अनीता रमेश, क्लिनिकल ट्रायल एक्सपर्ट। डॉक्टर विरांची शाह, अब तक जो दवाएं जब लाइसेंस मिल जाता था तो दवाएं सीधे निर्यात कर दी जाती थी। इससे जो कई देशों में सवाल उठे और कुछ ऐसी दवाएं भी गईं जो नुकसानदेह साबित हुई और जिनसे मौत भी हुई है। तो कितनी जरूरत है इस तरह की नीति की जिसकी बात अब हो रही है? बजाय पहले तो आईडीएमए को इस इम्पोर्टेंट डिस्कशन में मुझे यहाँ बुलाने के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। दो तीन चीजें मैं पहले क्लैरिफाई करना चाहता हूँ ताकि जो डिस्कशन वो सही डायरेक्शन में हो। पहले तो मैं आपको और आपके जो भी व्यूअर्स हैं सबको आश्वासित करना चाहता हूं कि भारत की जो ड्रग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, जो औषध निर्माता की, ये इंडस्ट्री इतनी स्ट्रांग है कि आज भी दुनिया के करीब 200 देशों को हम एसेंशियल मेडिसिन एक्सपोर्ट करते हैं। दुनिया का 3rd लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है इंडिया का फॉर्मुलेशंस में, और हमारा आधे से ज्यादा, ऑलमोस्ट 50% से ज्यादा हमारा जो एक्सपोर्ट होता है वो मैच्योर्ड कंट्रीज में जैसे यूएस और यूरोप में होता है। तो इंडस्ट्री की काफी अच्छी स्ट्रेंथ है और हम दुनिया में ग्लोबल फार्मेसी की तरह जाने जाते हैं। एक तो ये बात हो गई। तो ऐसी एक कोई इमेज नहीं होनी चाहिए कि क्वालिटी की इश्यूज है। हाँ, कुछ इश्यूज है, उसकी भी हम बात करेंगे। दूसरी एक बात मैं आपको एक क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि एज पर द करंट ड्रग एक्ट, जितने बैचेस कोई भी मैन्युफैक्चरर बनाता है, चाहे वो इंडिया के मार्केट के लिए हो या ग्लोबल मार्केट के लिए, इट इज मैंडेटरी कि हर बैच टेस्ट किया जाता है और उसका सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस और बैच रिलीज होने के बाद ही मार्केट में। ठीक है डॉक्टर शाह, यहाँ पर एक मिनट, एक सवाल इसमें जोड़ दूं। जब आप कह रहे हैं कि दवाएं जो बनाई जाती हैं, चाहे वो इंडियन मार्केट के लिए हो चाहे बाहर के लिए, उनकी टेस्टिंग होती है, तो थोड़ा बता दें कि टेस्टिंग किस स्तर पे होती है, रीजनल टेस्टिंग या सेंट्रल लैब में टेस्टिंग, और जब टेस्टिंग हो रही है तो फिर कुछ जो दवाओं जो कई ऐसे मामले आए जिसमें भारत की ही छवि को नुकसान पहुंचा, वो किस तरह हो गया? जी, तो वही मैं आगे क्लैरिफाई कर रहा हूं कि एज पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट हर मैन्युफैक्चरर को एक लेबोरेटरी मेंटेन करनी होती है जिसका रेगुलर इंस्पेक्शन स्टेट और सेंट्रल ड्रग कंट्रोलर्स करते हैं। और कुछ पब्लिक टेस्टिंग लेबोरेटरीज भी होती हैं, कुछ जो टेस्ट अगर आप इन हाउस नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये मैंडेटरी है कि हर बैच का टेस्ट किया जाए। एक बात ये हो गई। एक्सपोर्ट के लिए हर जो साइट एक्सपोर्ट करती है, मोस्ट ऑफ द साइट्स इंपोर्टिंग कंट्री की जो अथॉरिटी वो इंस्पेक्ट करती है, जीएमपी सर्टिफाई करती है। काफी देशों में जैसे यूरोप है, इवन उज्बेकिस्तान है,
जितने बैचेस वहां एक्सपोर्ट होते हैं वो 100% बैचेस वहां भी टेस्ट होते हैं और उसके बाद ही मार्केट तो में फिर जाए। अब जो ये नीति बनाने की बात हो रही है जिसमें विदेश भेजने से पहले रीजनल या सेंट्रल लैब में दवाओं की टेस्टिंग होगी, उसमें और जो एग्जिस्टिंग है अब तक कायदा, क्या डिफरेंस है? मैडम ऑनेस्टली मुझे या आईडीएमए के पास ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि कोई ऐसी स्पेसिफिक नीति बन रही है जिसमें टेस्टिंग हर बैच एक्सपोर्ट के पहले की जाएगी या की जा ऐसी कोई प्रावधान हो। ठीक है, तो आपको लगता है कि कहीं रैंडम कोई ऐसा टेस्टिंग होती लूपहोल है है जहां पर जरूरत है कि और टेस्टिंग हो? मैडम। रैंडम टेस्टिंग इज ऑलवेज गुड, रैंडम टेस्टिंग हो उसमें कोई गलत बात नहीं है, वो ठीक कर है। सकते हैं जहां भी हाई रिस्क हो। हाल में भी भारत में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के निर्देश के अनुसार जहां जहां जो रिस्क है, रिस्क बेस्ड इंस्पेक्शन चालू है और ओके, वो क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए होते हैं। ठीक है। आईडीएमए का मैडम ये मानना है कि इंडिया की जो स्ट्रेंथ है वो क्वालिटी और अफोर्डेबिलिटी दोनों है और इसके अंदर ओवर रिलायंस ऑफ टेस्टिंग ना हो और क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम्स को बिल्ड करने पर फोकस हो, तो तो उससे वो अच्छे क्वालिटी किस तरह से बिल्ड होगी ये भी आपसे समझेंगे, पर डॉक्टर अनीता रमेश हमारे साथ जुड़ी हैं जो क्लिनिकल ट्रायल एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर रमेश, कुछ दवाओं की हम बात कर रहे हैं, एक तो कुछ रेगुलेशंस की, कुछ और टेस्टिंग की, हमें बता रहे थे डॉक्टर शाह के ये तो होता भी है पहले से, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट की ऐसी नीति आ रही है जिस पर विचार किया जा रहा है कि और भी रीजनल और सेंट्रल लैब में टेस्टिंग हो, स्पेशली जब हम दवाओं को निर्यात करते हैं, जब हम एक्सपोर्ट करते हैं, क्योंकि हाल के दिनों में कुछ इस तरह की के एक्सीडेंट सामने आए जब भारत में बने कफ सिरप से 66 बच्चों की मौत हो गई, तो सवाल उठा। डब्ल्यूएचओ ने कफ सिरप को खतरनाक बताया, भारत ने क्वालिटी चेक के बाद दवाइयों पे कुछ रोक लगाई। तो डॉक्टर रमेश, जो क्लिनिकल ट्रायल होता होगा नई दवाओं का, वो किस तरह से होता है क्लिनिकल ट्रायल? कितने लोगों पे ट्रायल होने के बाद ये सर्टिफिकेट दिया जाता है कि दवा सेफ है? उसका टाइम पीरियड क्या होता है? ये सब जानना चाहती हूँ आपसे। देखिए, जब हमारा नया ड्रग्स मार्केट में आते हैं, ये बड़े लंबे प्रोसेस है। इसमें 3 फेजेस है, फेज 1, फेज 2, फेज 3। फेज 1 इज वेरी अर्ली, हम लोग सेफ्टी देखते हैं, डोसेज देखते हैं। फेज 2 में भी सेफ्टी डोजेस देखते हैं। फेज 3 इज द रैंडमाइज्ड ट्रायल, जो हम मरीज के ऊपर करते हैं। 1 साइड इज कंट्रोल, एक साइड हम पेशेंट्स के ऊपर करते हैं और इट्स रैंडमाइज्ड टू टेल यू ये सेफ है कि ना, ये कितना डोज लगता है, कितना दिन देना पड़ता है। उसके बाद वी हैव टू प्रोड्यूस द डेटा टू द ड्रग कंट्रोलर एंड ऑल्सो द CDS, दैट इज कॉल्ड द सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, CDSCO। उसके बाद हमको ये ड्रग का अप्रूवल मिलता है, ये नया ड्रग के लिए। ओके, बट जो ड्रग ऑलरेडी मार्केट में है, जैसे कफ सिरप इज नॉट न्यू, सो इसके लिए तो ऑलरेडी द कफ सिरप हैज बीन अप्रूव्ड। क्या क्या फॉर्मुलेशन, उसके लिए भी हम हमारे ड्रग कंट्रोलर और द सेंट्रल ड्रग ऑर्गेनाइजेशन को परमिशन लेना है। उसके बाद कंपनी के पास सर्टिफिकेट रहते हैं कि हम लोग कैसे करके मैन्युफैक्चर करेंगे। बट देन फॉर एवरी बैच ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यू हैव टू हैव अ चेक। आज हमने अच्छे तैयार किया, कल का बैच समथिंग हैपेंस, वी डू नॉट नो। सो व्हाट आई थिंक द गवर्नमेंट इज पोजिंग, इट इज वेरी गुड, इट्स अ क्वालिटी चेक। पर्टिकुलरली अगर हमारा देश का दवा यहाँ पे मैन्युफैक्चर होंगे, बाहर जाएंगे, तो इट शुड नॉट, खतरनाक होना नहीं चाहिए। तो इसीलिए एवरी बैच। जी, तो जस्ट लास्ट कमेंट, ये आपने अभी जो बात की थी कि इसके ट्रायल होते हैं, जैसे कफ सिरप है वो कोई नया नहीं है, पर उसके कुछ फॉर्मुलेशंस हो सकते हैं ऐसे हों जिनकी वजह से शायद ट्रायल अगर ना हो तो नुकसान हो। जैसे कि जब उज़्बेकिस्तान में दवाई गई कफ सिरप, तो 18 बच्चों की मौत हुई और डब्ल्यूएचओ ने कंपनी के 2 सिरप को लेकर अलर्ट जारी किया। तो कफ सिरप तो कोई नई चीज नहीं है, पर जरूर है कि डॉक्टर अनीता की ट्रायल नहीं हुआ होगा ठीक तरह से जब बाहर भेज दिया गया गई दवाओं को। या ट्रायल हुआ था, ट्रायल होने के बाद इट इज कंफर्म कि द ड्रग इज ओके। बट जब कंपनी में मैन्युफैक्चरिंग हुआ था, उसी समय शायद ये हुआ कि दैट मिक्सिंग सम प्रोपोर्शन द ड्रग व्हिच वाज गिवन, उसमें शायद कुछ हो चुका है। सो दैट इज द रीजन एट द लोकल लैब एंड द सेंट्रल लैब सब दवा को दोबारा देखना चाहिए। वी नीड टू चेक एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाहर जाए कि अंदर आए, इस जिंदगी का, आदमी का जिंदगी है,
मौत होना नहीं चाहिए। बिल्कुल। सेफ्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। लोगों की जान का सवाल है, चाहे वो निर्यात हो चाहे वो देश में रहे, तो इसके लिए बहुत स्तर पे सुरक्षा बहुत जरूरी है। धन्यवाद आपका डॉक्टर शाह और डॉक्टर रमेश हमारे साथ जुड़ने के लिए। सरकार इस तरह की नीति की बात कर रही है जहां पर और ज्यादा सेंट्रल एजेंसीज और रीजनल एजेंसीज में दवाओं की चेकिंग होगी, ताकि जो दवाएं खास करके निर्यात होती हैं उनमें किसी तरह की कोई गड़बड़ ना हो। और अब बात करते हैं आर्यन खान केस की। इसमें बहुत सारी नई चीजें सामने आ रही हैं। इसमें जो समीर वानखेड़े पर अब आरोप लगे हैं उसमें साफ ये हो रहा है कि आर्यन खान को खास तौर पर एक रैंसम अमाउंट के लिए फंसाया गया था। और अब और नई बातें इसमें सामने आई हैं कि किस तरह से आर्यन खान को ट्रैप किया गया था। पापा मैं कस्टडी में हूं, प्लीज हेल्प मी, ये कहकर उनकी आवाज में इसको रिकॉर्ड करके और साथ साथ एक सेल्फी के साथ में शाहरुख खान को उनके बेटे का ये ऑडियो भेजा गया। ऑडियो के साथ आर्यन खान की सेल्फी थी। और इस पूरे खेल में जो अब कहा जा रहा है कि एक अपहरण का खेल था रैंसम के लिए, इस खेल में कुछ लोगों की काफी भूमिका है। LSD के 2 मामलों में एक आदमी पकड़ा गया था जिसका नाम था सेनविल डिसूजा। तो अब यह सामने आया है कि सेनविल डिसूजा से समीर वानखेड़े ने पहले 10 लाख रुपए की घूस ली थी, क्योंकि सेनविल डिसूजा LSD के मामले में पकड़ा गया था। डिसूजा, वही डिसूजा बाद में वानखेड़े का मुखबिर बन गया, साथ साथ वसूली एजेंट भी बन गया। तो ये बातें अब सामने आई हैं। फर्जी ड्रग प्लांट में भी डिसूजा का इस्तेमाल किया गया। और इसके अलावा एक और शख्स पाटिल से एनसीबी को यह पता चला कि क्रूज पर एक बड़ी पार्टी है, और यह भी खबर आई कि क्रूज में कुछ बड़े लोग भी आएंगे। ये कॉर्डिलिया क्रूज की बात है जहां से आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया था। डिसूजा ने वानखेड़े से भानुशाली और किरण गोसावी से मिलवाया। भानुशाली और गोसावी को क्रूज पर बड़ा कैच पकड़ने का जिम्मा था। एनसीबी ने तब 27 लोगों की एक सूची बनाई कि इसमें जो लोग आ रहे हैं 27 लोगों के नाम की लिस्ट थी, लेकिन तब तक इसमें आर्यन खान का कहीं जिक्र नहीं था। इसके बाद एक फोन कॉल से आर्यन खान के भी आने का इसमें जिक्र किया गया, और उसके बाद समीर वानखेड़े ने सूची छोटी करके बस 10 नाम कर दिए। जैसे ही आर्यन खान क्रूज पर आए उसे पकड़ लिया गया। एनसीबी ने उसका फोन अपने कब्जे में ले लिया ताकि वो घर फोन न करे। आर्यन के साथ 4 दोस्त थे, मगर अरबाज के पास से चरस मिली। अरबाज ने अपने पहले बयान में कहा कि आर्यन के पास ड्रग्स नहीं थी, ना ही उसने ली। लेकिन आर्यन के परिवार से वसूली का खेल शुरू हो गया। आर्यन खान के सामने किरण गोसावी को एक एनसीबी अधिकारी के तौर पे पेश किया गया, और यही किरण गोसावी आर्यन को घसीटता हुआ ले गया, जो दिखाई भी दिया सब जगह। फिर उसके बाद उसने आर्यन खान के साथ सेल्फी ली और उसका ऑडियो रिकॉर्ड किया गया। वानखेड़े ने शाहरुख खान की मैनेजर पूजा डडलानी का नंबर जुटाया। पूजा डडलानी को आर्यन की सेल्फी और उसका ऑडियो मैसेज भेजा गया और बताया गया कि आर्यन खान ने ड्रग्स का इस्तेमाल किया है। फोन में से भी ड्रग्स चैट मिले हैं, उसका मेडिकल कराया जाएगा। अगर सौदा नहीं हुआ तो उसके पास ड्रग भी दिखाई जाएगी। इस धमकी के बाद 25 करोड़ मांगे गए और सौदा जो है वो 18 करोड़ में तय हुआ। उसी रात पूजा डडलानी ने किरण गोसावी को 50 लाख कैश दिए, लेकिन अगली सुबह यह पता चला कि ये जो किरण गोसावी है वो तो एनसीबी का आदमी या अधिकारी है ही नहीं। तो फिर गोसावी ने इस 50 लाख में से 38 लाख रुपए वापस कर दिए और कहा कि 12 लाख रुपए जो हैं वो समीर वानखेड़े के पास चले गए हैं। वानखेड़े का इरादा था कि 25 करोड़ अगर मिल जाएं तो आर्यन खान को छोड़ दिया जाएगा, लेकिन आर्यन खान को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया गया। विजिलेंस जांच से पहले तमाम सीसीटीवी फुटेज से छेड़छाड़ की गई, डीवीआर अलग किया गया, सभी आरोपियों के फोन खाली किए गए ताकि सबूत न मिले। लेकिन फोरेंसिक जांच से एनसीबी ने सारे सबूत इकट्ठा फिर से किए। 2 दर्जन से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज फिर जुटाए गए, डिलीट की गई तमाम चैट्स भी हासिल की गई। तो हमारे साथ इस वक्त जुड़े मेरे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर।
मुकेश, एक लंबी कहानी है, तमाम आरोप बर्बाद नष्ट किए गए, फिर से आरोप जुटाए गए, फोरेंसिक मदद से एनसीबी ने जुटाए, तो ये एक बहुत लंबा चौड़ा जो ये पूरा एक कुचक्र है गोसावी, डिसूजा और वानखेड़े का, वो इससे कैसे उजागर होता है, ये एक मामला था। पर इसके पहले भी इस तरह की हरकत शायद हो चुकी थी। देखिए, बिल्कुल जो एनसीबी की विजिलेंस टीम ने जांच की है उसमें ये बात साफ तौर पर सामने आई है कि जो समीर वानखेड़े, जो उस समय एनसीबी के मुंबई के जोनल डायरेक्टर थे, वो कुछ लोगों के साथ मिलकर मुंबई में एनसीबी के नाम पर एक एक्सटॉर्शन रैकेट चला रहे थे। और इसमें खास तौर पे जो इन्फॉर्मर हैं या जो ड्रग तस्कर हैं वो इस पूरे रैकेट में शामिल थे, चाहे वो केवी गोसावी हो, चाहे भानुशाली हो, या फिर चाहे वो सैनुअल डिसूजा हो। ये तमाम लोग मिलकर लगातार अलग अलग मामलों में लोगों को फंसा रहे थे और उनसे पैसे मांग रहे थे। तो पहला जो मामला था वो सैमुअल डिसूजा का है, जब उसे गिरफ्तार कर लिया गया और ड्रग्स के 2 मामलों में पकड़ा गया था उसको, और समीर वानखेड़े की टीम ने उससे 10 लाख रुपए लिए। बाद में यही आदमी समीर वानखेड़े का काफ़ी क्लोज हो गया और उसके लिए काम करने लगा। लेकिन जिस तरह से ये जो मामला आर्यन खान का सामने आया, इस मामले में देखा गया कि किस तरह से जो पाटिल नाम का शख्स है, गुजरात का रहने वाला, उसने जानकारी दी। फिर रेड हुई कॉर्डिले क्रूज पर, और रेड के बाद केवी गोसावी को ऐसा दिखाया गया कि वो एनसीबी का अधिकारी है, और वो घसीटते हुए आर्यन खान को एनसीबी दफ्तर लाया। वहाँ पर उसने ये शो किया कि वो एनसीबी का बड़ा अधिकारी है, और उसने आर्यन खान का एक ऑडियो रिकॉर्ड किया जिसमें वो कह रहे हैं कि पापा, मैं एनसीबी कस्टडी में हूँ और प्लीज़ हेल्प मी। और ये ऑडियो और जो एक सेल्फी थी केवी गोसावी और आर्यन खान की, जो वायरल हुई थी बाद में, वो सेल्फी शाहरुख खान की जो मैनेजर है पूजा डल्लानी, उनको भेजी गई और ये कहा गया कि आर्यन खान को पकड़ लिया गया है, अगर छुड़ाना है तो 25 करोड़ रुपए दे दो। इसके बाद जो डील है वो 18 करोड़ में तय हुई, और जो केवी गोसावी है वो फेस टाइम ऐप पर पूजा डल्लानी से बात कर रहा था। उसी रात 50 लाख का टोकन जो है पूजा डल्लानी ने केवी गोसावी को दिया। लेकिन अगले ही दिन मीडिया के जरिए जो केवी गोसावी की सेल्फी थी आर्यन खान के साथ, वो वायरल हो गई, और फिर ये शाहरुख खान को मालूम चल गया कि ये जो केवी गोसावी है ये एनसीबी का अधिकारी नहीं है। उसके बाद जो टीम थी एनसीबी की वो डर गई, और उसने 50 लाख में से 38 लाख रुपए वापस कर दिए, और 12 लाख रुपए ये कहकर रख लिए गए कि ये पैसे समीर वानखेड़े ने ले लिए हैं और ये पैसा वापस नहीं मिलेगा। तो ये सारी जो जानकारियां हैं, ये सारी जो डिटेल्स हैं, ये एनसीबी ने अपनी जो रिपोर्ट तैयार की है उसमें सीसीटीवी कैमरों की फुटेज है, डिजिटल एविडेंस है, चैट है, लोगों के बयान हैं, उसके बेस पर तैयार की है, और इसी की रिपोर्ट के बेस पर सीबीआई ने केस दर्ज कर लिया है। और अब जिसमें जितने भी आरोपी हैं उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। तमाम आरोपियों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। धन्यवाद आपका मुकेश। इस बीच समीर वानखेड़े की तरफ से ये कहा गया है कि उन्हें फंसाया गया है और देशभक्त होने का, पेट्रियट होने की उन्हें सजा मिल रही है। तो वो कह रहे हैं कि ये पूरा का पूरा मामला जो है वो फर्जी है। एक ब्रेक लेंगे हम 5 की बात में, और आगे बताएंगे किस तरह पकड़ी गई ड्रग्स की अब तक की सबसे बड़ी खेप। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने कोची के तट पर बहुत भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद की है। एजेंसी का कहना है कि कीमत के हिसाब से ये अब तक की सबसे बड़ी जब्ती है। एनसीबी ने बहुत अच्छी किस्म का क्रिस्टल मेथ पकड़ा है। नौसेना की मदद से एनसीबी ने यह ऑपरेशन किया। जिस जहाज पर छापा मारा गया उससे 134 बैग बरामद किए गए हैं, जिसका कुल वजन 2525 किलोग्राम निकला है। इसकी कीमत 15,000 करोड़ तक की बताई जा रही है। ये जो कुल ड्रग पकड़ा गया है 2525 किलोग्राम का, उसकी कीमत 15,000 करोड़ तक की है। अहम बात यह है कि इसके पीछे पाकिस्तान का हाजी सलीम ड्रग कार्टेल कहा जा रहा है। ये ड्रग भारत के अलावा श्रीलंका, मालदीव और सेशेल्स भिजवाए जाने थे। ये जो अभी प्रेजेंट केस है, इसमें पिछले करीब 3 महीने से इस पर हम काम कर रहे थे, और यह सोर्स हमारे खुद के सोर्स ने ये इंफॉर्मेशन दी थी, और उसके हिसाब से हम ये काम कर रहे थे। और करीब 40 दिन से हमारी
टीमें सी के अंदर थी और फिर हमें सफलता मिली। और इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि हमने मदरशिप को पकड़ा है। और मदरशिप बिकॉज़ ये मदरशिप जो है वो बहुत बड़ा लोड लेकर, ड्रग का लोड लेकर चलती है। तो करीब 2 टन, 3 टन, 4 टन ड्रग निकलता है। तो मेरे साथ जुड़ रही है मेरी सहयोगी उमा सुधीर, जिन्होंने ये रिपोर्ट हमें भेजी है। उमा, इसकी डिटेल्स आपसे जानना चाहेंगे। बहुत बड़ा ऑपरेशन जो कि एनसीबी और नेवी ने मिलकर किया, और ये ऑपरेशन इतना कामयाब हुआ है और एक बड़े ड्रग कार्टेल का भी पता चला है। अब तक की सबसे बड़ी एक तरह से रिकवरी है ये। बिल्कुल, ये ऑपरेशन समुद्रगुप्त एक ऑपरेशन लॉन्च हुई थी जनवरी 2022 में, और उसके बाद से जो भी रेड्स हुई हैं उसमें तीसरा सबसे बड़ा ये रेड माना जाएगा, क्योंकि इसके पहले भी कुछ रेड्स हुई थी। और अगर आप देखिए, सिर्फ पिछले 1.5 साल में 40,000 करोड़ रुपए तक जो नशीले पदार्थ है, जो नशीले वस्तुएं हैं, उनको पकड़ी गई हैं। और इसका ताल्लुक हमें ये कहना चाहिए कि ये एक जियोपॉलिटिकल सिक्योरिटी के साथ भी इस नशीली दवाइयों के जो पकड़े जाने का ताल्लुक है, क्योंकि इसका जो पूरा जो ओरिजिन है वो पाकिस्तान से होता है। जैसे इस केस में जुबैर नाम के एक 29 वर्षीय एक आदमी को पकड़ा गया था, जो उस स्पीड बोट में था जो मदरशिप से निकल के आया। खास बात मैं आपको ये बता दूं, ये जो मदरशिप है, जो अभी भी डिप्टी डायरेक्टर जनरल संजय कुमार सिंह ने बताया कि बहुत बड़ा एक शिप होता है जहां से सप्लाई होती है अलग अलग देशों के लिए। और एक स्पीड बोट में ये जो 2525 किलो की जो हम नशीली दवाई की जो बात कर रहे हैं वो आई थी। और जो मदरशिप है, इस केस में बताया ये जा रहा है कि हो सकता है कि वो सिंक हो गया है, क्योंकि उस मदरशिप को रिकवर नहीं किया गया था। सिर्फ एक स्पीड बोट, 134 जो बैग्स जो आपने बताए थे, जिन पर पाकिस्तान का नाम क्लियरली लिखा हुआ है, उन बैग्स में भी लिखा हुआ है बासमती चावल। उनके 2 ब्रांड्स की बात उसमें की गई है, और उसमें बासमती चावल जो पाकिस्तान से आ रहा है और दूसरे देशों में जा रहा है, ऐसा एक पैकेजिंग के दौरान हमें पता चलता है। इसका ताल्लुक सिक्योरिटी से भी इसलिए है क्योंकि जैसे हम पहले भी जानते हैं, ड्रग मनी जो होता है अक्सर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को फंड होने में मदद होती है उनकी। और बहुत सारे पाकिस्तानी लीडर्स ने भी कहा है कि आईएसआई की फंडिंग भी ऐसे ड्रग मनी से होती है। तो जो डेथ क्रेसेंट जिसको कहा जाता है, अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान। अफगानिस्तान में दुनिया की 80% जो ओपीएम है वहां से तैयार होती है, वहां पे ड्रग्स तैयार होते हैं। उसके बाद वो पाकिस्तान स्मगल किया जाता है, और उसके बाद ईरान या फिर बलूचिस्तान, पाकिस्तान, वहां माकरन कोस्ट से वो लोड होती है। और पिछले 3 महीने, जैसे अफसर ने बताया, से उसको ट्रैक किया जा रहा था कि किस रूट से ये आएगा। और जब वो इंडियन वाटर्स में, हिंद महासागर में जब वो आया, तब उसको इंडियन नेवी ने इंटरसेप्ट किया, और उसके बाद उस बोट को सीज कर लिया गया। और पिछले कुछ महीने से भी हम देख रहे हैं कि तमिलनाडु का जो कोस्ट है या फिर केरला का जो कोस्ट है, बहुत बड़ी कोस्ट लाइन है, वहां पर ये ड्रग्स आ जाती हैं। और यहां से मालदीव्स, श्रीलंका, और डीजी से भी मैंने बात की, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के मिस्टर प्रधान, सत्यनारायण प्रधान, और उन्होंने कहा कि हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया या फिर यूरोप तक भी ये पहुंच सकता था। और इसलिए ये बहुत बड़ा ग्लोबल इश्यू है, और एक तरह से इंडिया ने लीडरशिप ली है इस पूरे मामले में, क्योंकि जो इनपुट्स, इंटेलिजेंस इनपुट्स इंडियन नारकोटिक्स ब्यूरो ने गैदर किए थे, उसको उन्होंने श्रीलंका को भी दिया था और मालदीव्स को भी दिया था। और वहां पर भी काफी सारे रेड्स हुए, जब्त किए गए ड्रग्स भी, और बहुत उसका वैल्यू भी बहुत हाई कहा गया है। बैक टू यू नगमा जी। थैंक यू उमा, ये पूरी जानकारी के लिए। किस तरह से ड्रग्स आ रही हैं, किधर से और कहां जा रही थी, कितनी बड़ी ये रिकवरी है, किस तरह की ड्रग्स अक्सर आती हैं, और ऑपरेशन समुद्रगुप्त जो चलाया गया है उसके तहत ये ऑपरेशन किया गया, नेवी और एनसीबी ने मिलकर किया। इसके पहले भी ऑपरेशन समुद्रगुप्त में पकड़ी गई थी कई तरह की ड्रग्स, जैसे फरवरी 2022 में ही ड्रग बरामद की गई थी। नौसेना ने 529 किलो हशीश बरामद की थी, 22 किलो क्रिस्टल मेथ बरामद किया गया था, जो कि अभी भी फिर पकड़ी गई है, जो अब 15,000 करोड़ का जिसका वैल्यू जो है वो बताई जा रही है। और इसके अलावा भी
इस ऑपरेशन समुद्रगुप्त के तहत ड्रग्स पकड़ी गई हैं अक्टूबर में भी केरल के तट पे। तो हमारे साथ दीपांकर बैनर्जी मौजूद हैं जो पूर्व एनसीबी अधिकारी हैं। ये एक बहुत बड़ी रिकवरी है, ऑपरेशन समुद्रगुप्त खास इसके लिए चलाया गया ताकि इस तरह के जो ड्रग कार्टेल हैं उनके ऊपर शिकंजा कसे। तो दीपांकर जी, ये जो ड्रग कार्टेल है वो ज्यादातर कहां से ऑपरेट करता है? अभी हमारी सहयोगी उमा भी बता रही थी कि अफगानिस्तान में हम जान रहे हैं कि बहुत बड़ा एक ड्रग कार्टेल ऑपरेट कर रहा है। अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, बलूचिस्तान, ईरान। तो ये आपने देखा होगा कि अक्सर जब ड्रग्स पकड़ में आती हैं तो वो किस रास्ते आ रही होती हैं, किन तटों पे ज्यादा, जैसे अभी देखा हमने कि केरल में पकड़ा गया है, तमिलनाडु के तटों पे पकड़ा गया है। पहला तो मैं बोलूंगा कि एनसीबी ने जो काम किया है बहुत ही बेहतर काम किया, इतना बड़ा सीजर आज तक कभी नहीं हुआ है। और दूसरी बात यह है कि अभी तक अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ये सबसे हेरोइन, मतलब ओपियम से जो ड्रग्स बनती है, हेरोइन आ रही थी। ये पहली बार ऐसा हुआ कि मेटाएम्फेटामाइन आ रही है। मेटाएम्फेटामाइन ये एक सिंथेटिक ड्रग है जो एफिड्रिन और स्यूडो एफिड्रिन से बनती है। एफिड्रिन और स्यूडो एफिड्रिन जो है ये ब्रोंकोडायलेटर्स है, जिनका श्वास का बीमारी है उनको ये दिया जाता है। तो एफिड्रिन, स्यूडो एफिड्रिन ये पाकिस्तान में नहीं होता है, ये भारी मात्रा में चाइना में एफिड्रा प्लांट होता है। एफिड्रा प्लांट से एफिड्रिन और स्यूडो एफिड्रिन बनता है, पर ये भी कंट्रोल्ड सब्सटेंस है। इसके लिए बहुत रूल्स एंड रेगुलेशंस, ये ट्रेड के लिए परमिशन वगैरह चाहिए। हमारे देश में भी एफिड्रिन, स्यूडो एफिड्रिन का उत्पादन होता है, पर एक काफी बहुत ही स्ट्रांग कंट्रोल है इसमें। इसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए नारकोटिक्स कमीशन को परमिशन देना पड़ता है। जो कस्टम्स पोर्ट है वहां पर वो सर्टिफिकेट देना पड़ता है, वो लोग चेक करते हैं, तब जाके ये अलाउड होता है। तो अब सबसे ताज्जुब बात यह है कि अब जो क्रेसेंट, गोल्डन क्रेसेंट जो बोल रहे हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, यहां पहले हेरोइन टाइप ड्रग आती थी, मतलब ओपियम से जो बनती है। पहली बार ऐसा है हो रहा है कि मेटाएम्फेटामाइन आ रहा है। मेटाएम्फेटामाइन एक बहुत ही एडिक्टिव ड्रग है। और पहले सबसे बड़ी बात यह है कि बिफोर दिस मेजर सीजर अधिकतर मेटाएम्फेटामाइन म्यांमार से आ रही थी, वो भी बहुत बड़ा मात्रा में नहीं। द मैक्सिमम सीजर आई थिंक वाज नॉट इवन अ क्विंटल, एक सिंगल क्वांटिटी मैक्सिमम क्विंटल अधिकतर। दीपांकर जी, तो आप ये कह रहे हैं कि ये जो ड्रग आई है इसी को क्रिस्टल मेथ भी कहते हैं, ये जो पकड़ा गया है। हाँ, तो उसी को कह रहे हैं। मेटाएम्फेटामाइन पहले कभी नहीं आया हुआ। हाँ, तो ठीक है, तो ये जो आया होगा ये हो सकता है कि इसमें कुछ पाकिस्तान से आए हुए चावल के पैकेट जिनके ऊपर राइस का ब्रांड लिखा था, तो ऐसे छुपा कर लाया जाता है ड्रग्स को। आपने तो देखा होगा कि ये कई तरीके होते हैं। तो ये पाकिस्तान के रास्ते कहीं और से आया होगा। ये पाकिस्तान में तो पहले एफिड्रिन आया होगा, जो रॉ मटेरियल जो है। ये एफिड्रिन में रेड फॉस्फोरस और हाइड्रो आयोडाइड मिला के फिर मेटाएम्फेटामाइन बनती है। दूसरा है फिनाइल प्रोपेन, फिनाइल 2 प्रोपेन, P2P को मेथाल, हाँ P2P बोलते हैं उसको, मेथालामाइन से रिएक्शन करके ये भी बनता है। 1 किलो मेटाएम्फेटामाइन बनाने के लिए कम से कम 1.5 किलो एफिड्रिन की जरूरत पड़ती है मिनिमम। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इनको ये एफिड्रिन कहां से आई। एफिड्रिन के अलावा जो मतलब रेड फॉस्फोरस प्लस मिथाइलामाइन, ये सभी कंट्रोल सब्सटेंस है। जितने भी मतलब ये सब 1988 कन्वेंशन, यूनाइटेड नेशंस की कन्वेंशन है, कुछ प्रिकर्सर केमिकल्स बोलते हैं, इनको कंट्रोल में रखा है। कंट्रोल में इसलिए रखा है कि ये दूसरे काम में भी आते हैं, लेजिटिमेट यूजर्स भी है इनका, परंतु मिसयूज भी किया जाता है, जैसे एफिड्रिन से एम्फेटामाइन बनाना। और एक मैं एग्जांपल दे सकता हूं, जैसे कि एसिडिक एनहाइड्राइड। एसिडिक एनहाइड्राइड बहुत काम से आती है, बहुत काम के लिए चीज है, पर एसिडिक एनहाइड्राइड ओपियम मॉर्फिन में मिला के क्या बोलते हैं, हेरोइन बनती है। बिल्कुल आपने बताया कि किस तरह के केमिकल्स हैं जिनसे मिलाकर ये खास करके जो ड्रग बरामद की गई है वो एक सिंथेटिक ड्रग है जिसको बनाया गया होगा असेंबल करके 2 तरह के केमिकल्स को, और वो पकड़ी गई है। और ये ईरान या अफगानिस्तान से नहीं आई, कहीं और से आके, या पाकिस्तान से नहीं आई, लेकिन यहाँ पर उसे बनाया गया होगा। और ये बहुत ही एडिक्टिव है, इस पर बहुत तरह के रिस्ट्रिक्शन है। ये तमाम बातें आपने हमें जानकारी दी है।
इतना ही समय है इस वक्त मेरे पास। बहुत धन्यवाद आपका दीपांकर बैनर्जी, हमें हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें समझाने के लिए कि ये जो बरामदगी हुई है अभी वो कितनी बड़ी है। देखिए ये दिखाया जा रहा है वो पैकेट जिसके अंदर में ड्रग मिली है, लिखा है इस पर साफ प्रोडक्ट ऑफ पाकिस्तान और उसके ऊपर भी लिखा हुआ है अल फैसल राइस। तो ये अल फैसल राइस जो उर्दू में लिखा है वो उस राइस के ब्रांड का नाम है जिसके अंदर में ये जो ड्रग है वो आ रही है। इसमें प्रोडक्ट ऑफ पाकिस्तान लिखा गया है। तो ये इसके बहुत बड़ी क्वांटिटी में पकड़ा गया है जो 15,000 करोड़ जिसकी वैल्यू है। 5 की बात में एक ब्रेक ले रहे हैं इस समय। और अब खबर आ रही है कि कर्नाटका कांग्रेस के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री पद के एक मजबूत दावेदार डीके शिव कुमार पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने दिल्ली पहुंच चुके हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पहुंच चुके हैं। कल यहां पर सिद्धरमैया आए थे और तब देर रात खबर आई थी कि डीके शिव कुमार भी आने वाले हैं, पर डीके शिव कुमार ने आखिर में इनकार कर दिया था कि उनकी तबीयत नहीं ठीक है। अब वो यहां आए हैं और इस दौरान वहां पे मौजूद मीडिया ने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन डीके शिव कुमार कुछ बोले बगैर अभी आगे बढ़ गए। अभी कोई फैसला हुआ नहीं है तो बोलने के लिए ज्यादा है नहीं। पाकिस्तान की सियासत में लगातार उथल पुथल जारी है। इमरान खान में गिरफ्तारी की तलवार अब भी लटक रही है और इस बीच ये एक वीडियो आया है जो काफी वायरल हो रहा है जिसमें पाकिस्तान के पूर्व मंत्री और इमरान खान की पार्टी पीटीआई के नेता फवाद चौधरी बिल्कुल भागते हुए नजर आ रहे हैं। वो अपनी गाड़ी से उतरते हैं और लगभग वो दौड़ लगा रहे हैं। गाड़ी से उतरकर उनके पीछे पीछे पुलिस भी भाग रही है। तो उन्हें भी अपनी गिरफ्तारी का डर है। और जैसे इमरान खान को उस दिन कोर्ट परिसर से गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद ये तस्वीर देखिए जिसमें फवाद चौधरी गाड़ी से निकलते हैं और वो लगभग दौड़कर भाग रहे हैं और उनके पीछे पुलिस भागती है। फवाद चौधरी जमानत मिलने के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बाहर आए थे। वो गाड़ी में बैठे थे, तभी उन्हें पुलिस की मौजूदगी का पता लगा, जिसके बाद दोबारा गिरफ्तारी के अंदेशे में उन्होंने गाड़ी से उतरकर दौड़ लगा दी। तो अभी ये हालात हैं पाकिस्तान में। पूर्व प्रधानमंत्री हो या पूर्व मंत्री हो, पुलिस की गिरफ्तारी से इस तरह से उन्हें भागना पड़ रहा है। 5 की बात में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।